100 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने 100 सालों का इतिहास पलट दिया। लाल किले की प्राचीर से पहली बार जो सौगंध खाई थी वो आखिरकार आज पूरी हो गई। अरे जो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के 56 इंची सीने पर सवाल उठा रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि तीसरे कार्यकाल में मोदी डरे डरे हैं, अरे नहीं भाई साहब, ये हिंदू शेर डरता नहीं है, डंके की चोट पर फैसला लेता है। और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने वही कर दिखाया है जिस बात का इंतजार पूरा देश कर रहा था। एक देश एक चुनाव का वो नरेंद्र मोदी अब साकार करने वाले हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से, एक देश में एक चुनाव होते हैं तो विपक्षी दलों को दिक्कत क्या है भाई? इससे तो मानव संसाधन बचेंगे, इससे तो देश के विकास कार्य में जो बाधा चलती है वो रुकेगी। अरे हम भी तो देखते हैं ना कि साल दर साल चुनाव, हर 6 महीने में चुनाव हो रहे हैं और हर लोग उसी में बिजी रहते हैं। भाई स्कूलों की छुट्टी हो जाती है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो जाती है, सिक्योरिटी फोर्सेस लग जाती हैं, यहां तक कि हजारों करोड़ रुपए का खर्चा होता है और पूरा देश हर वक्त चुनाव में ही लगा रहता है। तो क्या इसे रोकने की जरूरत नहीं थी? क्या मोदी ने जो किया है आप उससे सहमत हैं? जरा मुझे कमेंट कर बताइए और यह भी बताइए कि क्या एक देश एक चुनाव होना चाहिए। अब मैं आता हूं कि कैसे विपक्ष इस पूरे मामले पर बिलबिला उठा है। अरे 1951-52 में जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था, आम चुनाव, उसके बाद 1967 तक यह व्यवस्था भी चलती नजर आई थी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ 1968-69 में, जहां कुछ राज्यों में इस तरीके की हमें देखने को मिला, असमानताएं हुई, जिसके चलते यह पूरी व्यवस्था चौपट हो गई। अब एक हिंदू शेर ने इस तरीके का बीड़ा उठाया है कि एक बार फिर से भारत उस पटरी पर उतरे जिससे देश का मानव संसाधन बचे, जिससे देश का रुका हुआ विकास कार्य तेज गति से हो सके, जिससे देश हर वक्त चुनावी मोड में ना रहकर अपने काम काज को, अपना सामर्थ्य पूरी तरीके से लगा सके, जिससे देश का पैसा बच सके। तो इससे फिर विपक्ष को दिक्कत क्या है? आप जानते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे इस फैसले का स्वागत नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ऐसा तो देश में हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? पूरे देश में क्या एक साथ एक चुनाव नहीं हो सकता? वो तो रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट में है। 18,652 पन्नों की इस रिपोर्ट में यह सब कुछ बताया गया है कि किस तरीके से एक देश में एक चुनाव हो सकता है। लेकिन सवाल तो आपके गिरेबां का है, आपके जहन के अंदर, आपके दिल में क्या है कांग्रेस पार्टी, क्या है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे? आपको क्या परेशानी है जब देश का मानव संसाधन बचता है, जब देश के लोग विकास कार्यों में एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं और हर टाइम चुनाव में ना घुसकर एक साथ चुनाव होते हैं? तो इससे आपको आपत्ति क्यों है? इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए। लेकिन अब मैं अखिलेश यादव को भी बताना चाहता हूं, जो कह रहे हैं कि अगर किसी राज्य में किसी कारणवश सरकार गिर गई तो फिर क्या होगा। अरे अखिलेश यादव, आप तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके आए हैं ना, कम से कम इन बातों को, इन रिकॉर्ड को, और जो कोविंद के रिपोर्ट में बातें कही गई हैं उन्हें एक बार पढ़ तो लेते। आप तो बहुत पढ़े हुए नेता है ना, तो फिर इस तरीके के सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं था। जो सवाल अखिलेश यादव ने पूछा उसका जवाब मैं आपको बताता हूं। एक देश एक चुनाव के तहत अगर किसी राज्य में बीच में सरकार गिर जाती है तो वहां मध्य अवधि चुनाव होंगे, यानी कि वहां पर बीच में ही चुनाव कराए जाएंगे और यह चुनाव उस अवधि तक का होगा जो रिमेनिंग वहां पर कार्यकाल बचा होगा। यानी मान लीजिए किसी राज्य में 5 साल की सरकार के दौरान 2.5 साल में सरकार गिर जाती है और अब 2.5 साल अगले चुनावों के लिए बचे हुए हैं। तो ऐसे में अब जो चुनाव उस राज्य के अंदर होंगे वो महज 2.5 साल के चुनाव के लिए ही होंगे, यानी कि जो सरकार बनेगी वो 2.5 साल का कार्यकाल ही कर पाएगी और फिर उस राज्य में अगले चुनाव में एक साथ चुनाव होते हुए नजर आएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी जरूरत क्यों है। क्योंकि हिंदुस्तान में जब 1951-52 में पहली बार पूरे देश में एक साथ चुनाव किए गए थे तब 10.5 करोड़ का खर्चा आया था। और आज की डेट में जानते हैं 2024 में रिपोर्ट यह है कि पूरी दुनिया में चुनाव में खर्च होने वाला पैसा भारत में सबसे ज्यादा खर्च हुआ है। करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा राजनीतिक पार्टी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया। और यह तो सिर्फ डेटा है, यानी कि अनऑफिशियल डेटा तो यह और ज्यादा हो सकता है। आपको बता दें कि अगर सबसे महंगे चुनावों की बात की जाए तो यह रिकॉर्ड अमेरिका के नाम था, लेकिन अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2024 में भारत सबसे ज्यादा चुनाव में खर्च करने वाला देश बन गया है। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आंकड़ों के हिसाब से 55,000 से 60,000 करोड़ रुपए तक का खर्च हुआ था, जिसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी मोटा खर्च किया गया था। इसके अलावा इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अमेरिका आता
आता है, तीसरे पर भी अमेरिका का ही नाम है और चौथे नंबर पर ब्राजील आता है जहां 17,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे चुनाव के दौरान। यानी कि भारत में चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा पैसा लगता है और इसे ही कम करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस एक जगह से दूसरी जगह मूव होती हैं। अभी हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, फिर बिहार में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है। ऐसे तो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो मेन मकसद है देश की सुरक्षा करना, उसके बजाय तो वो हर वक्त चुनाव की जिम्मेदारी ही संभालती हैं। अरे भाई, किसी राज्य में विकास का काम होना है और वहां पर चुनाव आ गए तो आदर्श आचार संहिता कुछ समय पहले ही लग जाती है, जिससे वहां पर चुनाव प्रक्रिया के दौरान विकास कार्य भी बाधित हो जाता है। इसके अलावा चुनाव के दौरान धांधली और पॉलिटिकल पार्टीज भी, राजनीतिक दलों को तो चुनकर इसीलिए भेजा गया है ना, सरकार तो इसीलिए बनाई गई है ना कि वो देश की जनता के हित में फैसले लें। अब पूरे साल और हर वक्त तो ये चुनावी दल पॉलिटिकल कैंपेनिंग में ही लगी रहती हैं, कहीं इस राज्य में चुनाव तो कहीं इस राज्य में चुनाव। तो ऐसे देश का विकास कैसे होगा? देश की आम जनता का विकास कैसे होगा? कैसे हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 बन पाएगा? यह हर किसी को सोचना होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से इस कानून को लागू किया जा सकता है और इस पर क्या ताजा अपडेट है। खबर है कि कैबिनेट की मंजूरी इस वन नेशन वन इलेक्शन को दी जा चुकी है और आने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान इसे सदन में लाया जा सकता है। अब सदन के अंदर आएगा तो क्या होगा? सदन के अंदर आता है तो दोनों ही हाउसेस के अंदर से 2/3 बहुमत से इसे पास कराना होगा, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सामने बड़ी चुनौती है। और आंकड़ों के हिसाब से लोकसभा में इसे पास कराने के लिए करीब 362 वोट चाहिए। इसके अलावा राज्यसभा में भी करीब 168 वोट चाहिए। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यह हासिल कर पाएगी या नहीं, लेकिन इससे एक बात तो साफ हो जाएगी कि देश के विकास में बाधा डालने वाले बेनकाब हो जाएंगे। वो लोग बेनकाब हो जाएंगे जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। वो लोग बेनकाब हो जाएंगे जो देश को हमेशा पीछे खींचने के ही मकसद से लगे रहते हैं। साथ ही उन पॉलिटिकल पार्टीज की भी पोल खुल जाएगी जो भ्रष्टाचार के दम पर, जो चाहती हैं कि हर साल जनता हर वक्त चुनाव में लगी रहे, जनता का विकास ना हो, मानव संसाधन ठप पड़ जाए और हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर नंबर 1 सोने की चिड़िया न बन पाए। लेकिन मोदी ने भी कसम खाई है, जो वादा लाल किले की प्राचीर से किया था वो अब पूरा करने का वक्त आ गया है। कोविंद रिपोर्ट करीब 18,000 पन्नों की है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस लिस्ट में कौन कौन है। तो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इसके अलावा इस कमेटी के अंदर अमित शाह हैं, गुलाम नबी आजाद हैं, एनके सिंह है, डॉक्टर सुभाष श्री कश्यप हैं, साथ ही हरीश साल्वे हैं, संजय कोठारी हैं, तो अर्जुन राम मेघवाल भी हैं। तो ये उन लोगों की लिस्ट है जो कि इस कमेटी का हिस्सा हैं। साथ ही कानूनी सलाहकार के लिए इसमें कमेटी की तरफ से 4 फॉर्मर सीजेआई यानी कि देश के मुख्य न्यायाधीश फॉर्मर जो रहे उनसे सलाह ली गई, 3 फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट और 1 फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी इस पूरे मामले पर चर्चा की गई है। लेकिन अब हिंदुस्तान में एक देश एक चुनाव कैसे संभव है? तो खबर है कि इस रिपोर्ट के जरिए यह बताया गया है कि 2 फेज में चुनाव होंगे। पहले फेज के अंदर लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर एक साथ चुनाव कराए जाएंगे और दूसरे फेज के अंदर जो ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन सब को मिलाकर एक चुनाव कराया जाएगा। अब 2029 से इसकी शुरुआत हो सकती है, यानी कि जब 2029 में देश आम चुनाव में जाएगा तो उस वक्त हमें पूरे हिंदुस्तान में यानी कि 8 यूनियन टेरिटरीज और 28 स्टेट, इन सब में एक साथ चुनाव होते हुए भी नजर आएंगे। यानी कि 2029 के लोकसभा चुनाव में जब हमारी एंट्री होगी तो उस वक्त हम आम चुनाव के साथ साथ 28 राज्यों की विधानसभा चुनाव और साथ ही 8 यूनियन टेरिटरीज में भी चुनाव देख सकते हैं, अगर यह मसौदा फाइनल हो सकता है। हालांकि बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि अब इसमें 362 लोकसभा के लिए चाहिए तो 167 राज्यसभा के लिए। एनडीए के पास 353 से 293 सीटें हैं लोकसभा के अंदर, तो बीजेपी खुद 303 से 240 पर घट कर आ गई है। इसके अलावा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया यह कहता है कि आपको 50% राज्यों से भी इस मामले में सहमति लेनी होगी और उसी आधार पर यह कानून बन सकता है और देश में एक साथ एक चुनाव हो सकता है। अब उन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जान लीजिए जो इसके विरोध में है, जो इसके समर्थन में है और जो इस पर चुप हैं। तो खबर है कि इस पूरे मामले पर 32 राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है, 15 ने विरोध किया है और 15 ने इस पर जवाब देने से इनकार कर दिया है। जेडीयू बिल का समर्थन कर रही है तो टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की, उन्होंने इस बिल पर कुछ भी कहने से इनकार किया है। मायावती ने इसका समर्थन किया है तो अखिलेश यादव की पार्टी तो दो फाड़ हो गई है। एक तरफ अखिलेश की पार्टी के ही नेता कहते हैं कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं, पार्टी इसके समर्थन में है, तो शाम होते होते अखिलेश यादव मीडिया के सामने आते हैं
और कहते हैं कि हम इसके समर्थन में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाने का प्रयास है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश से, राहुल गांधी से, आखिर देश में एक साथ एक चुनाव होते हैं तो किसी को क्या परेशानी है? देश का मानव संसाधन बचेगा, देश का पैसा बचेगा, देश विकास कार्यों में आगे बढ़ सकेगा, सिक्योरिटी फोर्सेस का टाइम बढ़ेगा और इसके साथ ही चुनाव में होने वाला खर्च भी बच जाएगा। लेकिन अब सवाल यह भी है कि आखिर एक साथ पूरे देश में चुनाव होंगे तो भाई 28 राज्यों में भेजने के लिए इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे डिप्लॉय की जाएगी? इसके अलावा इतनी सारी ईवीएम मशीन कैसे आएंगी जो 28 राज्यों में और 8 यूनियन टेरिटरीज में एक साथ चुनाव करा सकें? साथ ही मानव संसाधन का जो एक बार में इस्तेमाल होना है उसे किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा? तो खबर है कि इस पर भी पूरा मसौदा तैयार हो गया है और अब जब बिल को सदन के अंदर रखा जाएगा तो इन सभी मसलों पर चर्चा होगी और इन सब बातों को अच्छे से विस्तार से देश के सामने रखा जा सकता है। तो मोटा मोटी ये बातें हैं जो एक देश एक चुनाव के तहत आ सकती हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो 2014 में लाल किले की प्राचीर से सौगंध खाई थी, उस सौगंध को उन्होंने पूरा करने का काम किया है। पूरा देश इसके समर्थन में है, लेकिन राजनीतिक दलों को मिर्ची लग गई है क्योंकि कांग्रेस हो या फिर अखिलेश यादव, वो मोदी के किसी भी फैसले का स्वागत नहीं करते, उन्हें तो बस विरोधी विरोध करना है। दोस्तों, क्या आप भी नरेंद्र मोदी के एक देश एक चुनाव के फैसले से सहमत हैं? और क्या आपको लगता है कि मोदी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री होता तो ऐसा फैसला ले सकता था? क्या आप मानते हैं कि इस फैसले से देश पूरी तरीके से बदल जाएगा और देश का टैक्स पेयर्स का पैसा, देश के विकास कार्य या फिर स्पेशल ड्यूटीज में लगे फोर्सेस हो, वो सब हमारे संसाधन बच पाएंगे और देश सोने की चिड़िया वापस बन पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर हमें अपना समर्थन भी दें।